हिंदी ऑडियो बुक के इस एपिसोड में द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस से चैप्टर 12 में हम सीखेंगे कि हम जो भी गोल्स बनाते हैं उन्हें पूरा करने के पीछे कौन से डायनेमिक्स काम करते हैं। हाय, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। चैप्टर 12 गोल्स अचीवमेंट के डायनामिक्स। हम किस हद तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और किसी भी लेवल की सेटिस्फैक्शन के साथ अपने गोल्स को पूरा करते हैं। सबसे पहले यह हमारी ज़रूरतों को पहचानने और हमारे गोल्स को तैयार करने में सक्षम होने का एक कार्य है। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। हमारी क्यूरियोसिटी की स्वाभाविक भावना और हमारे अट्रैक्शंस बहुत पावरफुल इनर फोर्सेज है जो नीड की स्थिति पैदा करती है या नीड्स को पूरा होने पर हमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अनबैलेंस की स्थिति में डाल देती है। जब हम एनवायरनमेंट में कुछ एक्टिविटीज, लोगों या वस्तुओं के प्रति इन अट्रैक्शंस को महसूस करते हैं तो बिलीफ्स, एसोसिएशंस या मेमोरीज के रूप में अन्य इनर फोर्सेज के कारण पॉसिबिलिटी की कल्पना करना या कोई प्लानिंग बनाना अक्सर मुश्किल होता है, जो ऑब्स्टेकल्स के रूप में कार्य करते हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है या जिसके प्रति हम बहुत अट्रैक्ट महसूस करते हैं और इन अन्य इनर फोर्सेज के बीच रिलेशन और पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स को समझने की जरूरत है। हम किस हद तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और किसी भी लेवल की सेटिस्फैक्शन के साथ अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, यह उस डिग्री पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक उन बाहरी एनवायरमेंटल फोर्सेज के नेचर को समझते हैं जिनके साथ हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरेक्ट करनी होती है। तीसरा, यह स्किल के प्रदर्शन का एक कार्य है जिसे हमने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डेवलप किया है। और चौथा, उन स्किल्स को एग्जीक्यूट करने की हमारी एबिलिटी का एक कार्य है। हम जो चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे या नीड थी और जो हमें मिला, उसके बीच कोई भी अंतर केवल इस बात का इंडिकेशन है कि हमने वह नहीं सीखा है जो हमें जानना आवश्यक था, या यह सबूत है कि हमें जो करने की जरूरत है उसे करने के लिए हमारे पास वह उपयुक्त स्किल नहीं है। पहली कैटेगरी में एक फैक्टर के रूप में शामिल किया गया है जहां हमने वह नहीं सीखा है जो हमें जानना आवश्यक था। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हम जो चाहते थे या जिसकी आवश्यकता थी उसकी एबिलिटी का निष्पक्ष रूप से बिना इल्यूजन के असेसमेंट करने की हमारी क्षमता या उसकी कमी है। दूसरे शब्दों में, हम जो चाहते थे वह शुरू में अवेलेबल नहीं हो सका, या उस मात्रा में अवेलेबल नहीं हो सका, या उस टाइम फ्रेम में अवेलेबल नहीं थे जो हम चाहते थे या जिसकी हमें आवश्यकता थी। और हमारे पास इंडिकेट करने के लिए कई प्रकार के डिस्टिंक्शंस करने के लिए मेंटल फ्रेमवर्क नहीं था। हमें यह भी विचार करना होगा कि हम जो चाहते थे वह वास्तव में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उचित अंतर करना नहीं सीख पाने के परिणाम स्वरूप वह अनपर्सीवेबल है, जो बदले में हमें उस तरह का पर्सपेक्टिव देगा जहां हम इसकी अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशंस में हम आमतौर पर खुद से कहते हैं काश, या काश मुझे यह पता होता। जब हमें बाद में पता चलता है कि हम उस समय क्या नहीं चाहते थे तो इससे कैसे फर्क पड़ता। हालांकि अक्सर हमें कभी पता नहीं चलता कि जो हम चाहते थे और जो नहीं मिला वह पर्सपेक्टिव में केवल एक छोटा सा बदलाव था। निसंदेह हमें यह नहीं पता था कि हमें यह क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। यदि हमारे पास उचित डिस्टिंक्शंस करने के लिए मेंटल फ्रेमवर्क होता तो हम मान सकते हैं कि हम ऐसा कर चुके होंगे, जब तक कि कोई चीज हमारी परसेप्शन को ब्लॉक नहीं कर रही हो। मार्क यहाँ यह जोड़ना चाहते हैं कि जब हम अन्य लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर हम जो कुछ अनअवेलेबल होगा उसे पाने के लिए फोर्स और मैनिपुलेशन का उपयोग करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वह उन्हें उनकी मान्यताओं के बाहर बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि उनकी मान्यताएं हम उनसे जो चाहते थे उनके अनुरूप होती तो हमें फोर्स या मैनिपुलेशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय सद्भाव की स्थिति उत्पन्न होती। हमें किसी पर कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स या मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है जिस पर वे पहले से ही बिलीव करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो यह उनमें अनबैलेंस की स्थिति पैदा करता है जिसे वे आमतौर पर बदला लेने के
कुछ तरीकों से ठीक कर लेते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में किसी पॉइंट पर बस निपटना होगा। इसके साथ साथ चलने वाली मानवीय स्थिति के लिए एक सामान्य ऑब्जर्वेशन के रूप में हम में से अधिकांश लोग अपने इनर एनवायरनमेंट के अनुरूप हमारे सामने जो कुछ भी है उसे बदलने की कोशिश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि हमें केवल अपने सोचने के तरीके को बदलने की आवश्यकता होती है। जो हमारे सामने है, हम अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी बदल देंगे। दूसरी कैटेगरी में, जहां हमारे पास वह करने के लिए एप्रोप्रिएट स्किल नहीं है जो करने की आवश्यकता है, हम कदम उठाने के सबसे एप्रोप्रिएट सेट को पहचान सकते हैं और हम जो चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी का ऑब्जेक्टिवली एसेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने का स्किल है। हम जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए कंडीशंस के रिलेशन में आवश्यक स्किल को कम आंकना संभव है, या हम कंडीशंस के रिलेशन में अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दे सकते हैं। इसके अलावा भले ही हमने उचित स्किल सीख लिया हो, ऐसे कई बिलीफ या भय हो सकते हैं जो ऑब्स्टेकल्स या लिमिटेड फोर्सेस के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें उन स्टेप्स को ठीक से एग्जीक्यूट करने से रोकेंगे जो हम पूरा करना चाहते हैं। ये बिलीफ या भय कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस हो, या वे पूरी तरह से सबकॉन्शियस हो सकते हैं। मार्क सबकॉन्शियस को किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस के रूप में डिफाइन कर रहे हैं जिस तक हमारी कॉन्शियस थॉट प्रोसेस के साथ हमारी तत्काल पहुंच नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति पानी में जाने से डर सकता है, डर के प्रति सचेत हो सकता है, लेकिन उसे पानी से जुड़े किसी दर्दनाक एक्सपीरियंस की थोड़ी सी भी याद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वह खुद को उस तरह से व्यक्त क्यों नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यानी अंतर है, जिसे आपको रिकलेक्शन और मेमोरीज के बीच समझने की आवश्यकता है। हम एनवायरनमेंट में जो एक्सपीरियंस करते हैं वह मेमोरी बन जाता है। उस मेमोरी को अपनी कॉन्शियस थॉट प्रोसेस में लाने की हमारी क्षमता रिकलेक्शन है। कुछ मेमोरीज को याद करना आसान होता है क्योंकि जहां भी मेमोरी स्टोर होती है वहां तक पहुंचने के रास्तों का बहुत उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, हम यह याद रखते हैं कि कुछ मेमोरीज को कैसे याद रखा जाए। हालांकि ऐसे अन्य कई एक्सपीरियंसेस भी हैं जो सबकॉन्शियस बन जाते हैं। ये ऐसी मेमोरीज हैं जिन्हें हम या तो भूल गए हैं कि कैसे याद रखना है क्योंकि हम रास्तों का उपयोग नहीं करते हैं, या हम वास्तव में कभी भी पूरी तरह से अवेयर नहीं होते कि हमारी सेंसेस द्वारा पहली बार में क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा था। हालांकि यहाँ मुद्दा यह है कि मेंटल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी जाता है वह गायब नहीं होता है या अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। यह सिर्फ इसलिए होता है कि हम इसे याद नहीं रख पाते हैं। किसी भी खास बिलीफ को सचेत रूप से याद रखने की हमारी क्षमता, जो हमें एक बच्चे के रूप में सिखाई गई थी, या किसी विशेष एक्सपीरियंस को याद करने की हमारी क्षमता, इस डायनामिक्स में एक फैक्टर नहीं है कि इनमें से कोई भी मेंटल कंपोनेंट हमारे बिहेवियर पर एक फोर्स के रूप में कैसे कार्य करता है। न ही उस मामले में फिजिकल घड़ी का समय है। एक्सपीरियंसेस की हमारी सचेत मेमोरी समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन समय का इलेक्ट्रिकल चार्ज या चार्ज के पीछे इमोशनल फोर्स की मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए एक पुरानी कहावत लेते हैं जिसमें कहा गया है कि समय सभी घावों को भर देता है। यह मेंटल एनवायरनमेंट पर लागू नहीं होती है। समय शरीर के घावों को भर देगा क्योंकि शरीर फिजिकल रियलिटी का एक हिस्सा है जहां सब कुछ गति में है और समय के साथ बदल रहा है। हालांकि समय का हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में स्टोर मेमोरीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मेंटल एनवायरनमेंट फिजिकल पदार्थ से नहीं बना होता है। यह स्टोर्ड एनर्जी से बना है जो समय बीतने के साथ नहीं बदलता। इमोशनल घाव यानी नेगेटिव रूप से चार्ज मेंटल एनर्जी कभी दूर नहीं होंगे जब तक कि हम उनसे खुद को मुक्त करना या उन्हें बदलना नहीं सीख लेते। लोग सोचते हैं कि समय इमोशनल घावों को भर देता है क्योंकि वर्षों के एक्सपीरियंसेस के बाद या तो वे अनजाने में दर्द को भूल जाने देते हैं या खुद को इससे बचाने के लिए बचाव के रूप में बिलीफ का एक सिस्टम बना लेते हैं। वास्तव में चोट को स्वीकार करने और इमोशनल घावों के प्रभावों को छिपाने का विरोध करने की हमारी अनलिमिटेड क्षमता उन्हें बहुत मायावी बनाती है। हमें लगभग हमेशा पता चलता है कि कब हमने अपने शरीर को किसी तरह से घायल किया है। यदि आपका पैर टूट जाता है
तो आप इसे जानते हैं क्योंकि आप चलने में सक्षम नहीं होंगे। यदि यह सही से ठीक नहीं होता है तो आपको इसका भी पता चल जाएगा क्योंकि आप पहले की तरह नहीं चल पाएंगे या चलने में अभी भी दर्द हो सकता है। फिर भी इमोशनल घाव हमेशा इतने स्पष्ट नहीं होते हैं क्योंकि हम हमेशा अपनी मान्यताओं को इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस होने वाले डिसैटिस्फैक्शन और इमोशनल दर्द के साइकिल के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार हम खुद को इनके प्रभावों से बचा सकते हैं क्योंकि यह तो हमारी अपनी नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी ही होती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मार्क ने पाया है कि अधिकांश लोगों को यह बिलीव करने में बहुत कठिनाई होती है कि बचपन में उनके साथ जो कुछ हुआ था वह अभी भी उन्हें अफेक्ट कर सकता है, कि वे अपने परिवेश को कैसे देखते हैं और वे अब खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। हालांकि जब आप इसके बारे में अभी भी सोचते हैं तो यह किसी अन्य तरीके से कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकता है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे मेंटल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट बन जाता है। तब सभी पार्ट एक इनर कारण के रूप में कार्य करते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हम आउटर एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। फिर डर को महसूस करने के लिए हमें यह याद रखने में सक्षम होने की जरूरत नहीं है कि हमने किसी चीज से डरना क्यों सीखा। हमें सचेत रूप से यह स्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं है कि डर मौजूद है, क्योंकि हम हमेशा यह तर्क दे सकते हैं कि यह कुछ और है, या इसके बारे में हमारी अवेयरनेस को ब्लॉक करने के लिए दवाओं या शराब का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि चाहे हम अपने आप को यह महसूस करने से रोकने की कितनी भी कोशिश करें कि हमारे अंदर क्या है कि भावनाएं अभी भी मौजूद है, अन्यथा उन्हें रोकने के हमारे प्रयास पहले स्थान पर आवश्यक नहीं होंगे। डर मौजूद रहेगा क्योंकि एनर्जी कहीं न कहीं हमारे पिछले एक्सपीरियंस की मेमोरी में हमें इसका एहसास कराएगी, भले ही हम खुद को सोर्स को याद रखने की अनुमति दें या न दें। मेमोरीज, बिलीफ और एसोसिएशन टाइम, मादक द्रव्यों के सेवन करने या उन्हें सबकॉन्शियस में कहीं डालने की कोशिश के साथ खत्म नहीं होते हैं, जिससे सचेत अवेयरनेस हासिल करना और अधिक कठिन हो जाता है। जब तक हम जीवित रहेंगे, हम जिस तरह से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन चुनते हैं और हम खुद को कैसे व्यक्त करते हैं, उसके लिए वे एनर्जी के सोर्स के रूप में कार्य करते रहेंगे, जब तक कि हम यह नहीं सीख लेते कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अनवांटेड हैबिट को छोड़ना इतना कठिन क्यों है, या किसी वेल थॉट आउट प्लान को एग्जीक्यूट करना इतना कठिन क्यों हो सकता है जिसके लिए आप वास्तव में कमिटेड हैं? यह कठिन है क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही जो कुछ है वह हमारे इंटेंट के रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। कुछ करने का इरादा जरूरी नहीं कि एक बिलीफ हो। दूसरे शब्दों में, हम जो कुछ भी करने का इरादा रखते हैं उनमें से कुछ इंटेंट हमारे बिलीफ्स, मेमोरीज और एसोसिएशन द्वारा सपोर्टेड होंगे और कुछ नहीं होंगे। जब सपोर्ट होगा तो हमारे प्रयास सहज प्रतीत होंगे, क्योंकि किसी भी बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशन को हम जो करने का इरादा रखते हैं उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हालांकि यदि हमारे इंटेंट हमारी मान्यताओं, मेमोरीज या एसोसिएशन के साथ मेल नहीं खाते हैं तो यह एक कन्फ्लिक्ट बन जाता है, जहां हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, आसानी से विचलित हो जाते हैं या वह कर बैठते हैं जिसे अधिकांश लोग स्टूपिड मिस्टेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जो स्मोक करता है निर्णय लेता है कि यह एक बुरी आदत है और परिणाम स्वरूप वह इसे छोड़ने के लिए कमिटेड हो जाता है। इस प्रकार उसका इरादा खुद को स्मोक न करने वाले के रूप में व्यक्त करना है। हालांकि अपनी आखिरी सिगरेट पीने के बाद स्मोक करने वाला होने का उसका बिलीफ तुरंत उसका ध्यान सिगरेट की ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जब तक कि यह उस पॉइंट तक न पहुंच जाए जहां उसे एक सिगरेट पीने की इच्छा हो और फिर वह एक सिगरेट पी ले। हमारे पास यहाँ एक इंटेंट के बीच एक क्लासिकल कन्फ्लिक्ट है, जो न केवल अन्य मान्यताओं के साथ कन्फ्लिक्ट में है, यह इंटेंट का कोई रियल स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है। अर्थात ऐसा कोई कोरिलेटरी बिलीफ नहीं है जो कहता हो मैं स्मोक न करने वाला हूँ। उसके स्मोक न करने के बिहेवियर की एनर्जी उसके जीवन के इस क्षेत्र में एक अलग व्यक्ति बनने की सचेत इच्छा से आनी होगी। हालांकि उसकी इच्छा उस बिलीफ की सारी एनर्जी को तुरंत नकार नहीं देती है जो उसने वर्षों से स्मोक करने के दौरान बनाई है। इन मान्यताओं में उसके सचेत ध्यान, जैसे एनवायरनमेंट में सिगरेट देखना और सिगरेट के बारे में सोचना, और उसके बिहेवियर यानी
एक सिगरेट उठाना और उसे पीना पर कार्य करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी लगानी होगी। हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास इनर सपोर्ट यानी बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशन आदि के होते हुए भी अन्य परस्पर विरोधी मान्यताओं के कारण अभी भी हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। वह बिहेवियर जो स्टूपिड मिस्टेक्स की कैटेगरी में आता है अक्सर सबकॉन्शियस या भूले हुए बिलीफ का रिजल्ट होता है, जो हमारे इरादों के साथ सीधे कन्फ्लिक्ट में होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए ट्रेडिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत से लोग खुद को ट्रेडर के रूप में व्यक्त करने के लिए अपना बहुत सारा समय, एनर्जी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाते हैं। वे ट्रेड के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ तक कि वे मार्केट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके लिए उनके साथियों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन फिर भी वे अपने ट्रेड को ठीक से या जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई थी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ट्रेडर हैं जो दिन ब दिन लगातार पैसा कमा सकते हैं जब तक कि वे एक निश्चित बाउंड्री लेवल तक नहीं पहुंच जाते और फिर तुरंत एक या दो ट्रेडों में अपना सारा प्रॉफिट मार्केट में खो देते हैं। जिस तरह से वे अपना पैसा खो देते हैं वह पैसा बनाते समय उनकी ट्रेडिंग स्टाइल से पूरी तरह इनकंसिस्टेंट है। जब वे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी खो देते हैं तो वे उसी तरह वापस चले जाते हैं जैसे वे सामान्य रूप से ट्रेड करते हैं और प्रोसेस फिर से शुरू करते हैं। इस तरह का बिहेवियर कोई दुर्घटना नहीं है, ऐसा किसी कारण से होता है। इनमें से प्रत्येक स्थिति में इन ट्रेडर्स ने सक्सेस होने के लिए निश्चित रूप से इफेक्टिव वर्केबल स्ट्रेटेजी डेवलप की थी। एक ट्रेडर के रूप में उनके एक्सप्रेशन का सपोर्ट करने के लिए उनके पास निश्चित रूप से कुछ हाईली स्ट्रक्चर्ड बिलीफ थे। हालांकि उन्होंने जो नहीं किया है वह कई अन्य बिलीफ्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की पहचान करना और उन्हें हटाना है, जो एक ट्रेडर के रूप में ट्रेड करने या पैसा बनाने के प्रयास के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी धार्मिक पालन पोषण से संबंधित कई बिलीफ्स हैं जो अटकलों की पूरी कंसेप्ट के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में है, जो बिना किसी सर्विस के अन्य ट्रेडर से पैसा छीनने के अलावा ट्रेड और क्या है। इस प्रकार की एक्टिविटी अधिकांश धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। एक और टिपिकल एग्जाम्पल यह है कि अधिकांश लोग वर्क एथिक्स से संबंधित बहुत पावरफुल बिलीफ के साथ बड़े होते हैं। उनके पास इस बारे में बहुत पावरफुल डेफिनेशंस हैं कि काम क्या होता है और कोई पैसा कैसे कमाता है। ट्रेडिंग इनमें से अधिकांश डेफिनेशंस में बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। इसलिए इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कितनी डेवलप हो गई है, ट्रेड का कार्य अभी भी किसी भी बिलीफ की इंटीग्रिटी का वायलेशन करना जो ट्रेड के कार्य या ट्रेड से पैसा बनाने के साथ कन्फ्लिक्ट में है। आखिरकार इन परस्पर विरोधी बिलीफ्स में जमा होने वाली अव्यक्त एनर्जी उस पॉइंट तक पहुंच जाएगी जहां ट्रेडर खुद को अपने ट्रेडिंग रूल्स या पैसे बनाने के इंटेंट से पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट बिहेव करेगा। अक्सर उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि वह एक ट्रेडिंग गलती करने वाला है, खुद को ऐसा करते हुए देखेगा और साथ ही या तो खुद को रोकने के लिए पावरफुल महसूस करेगा या खुद को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वह अपने मेंटल एनवायरनमेंट में अनबैलेंस की भरपाई के लिए पर्याप्त पैसा नहीं खो देता है। अब जब इस प्रकार की चीजें होती है तो अगर हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है तो यह हमें किसी तरह से अपर्याप्त महसूस करा सकता है। अगर हम खुद को पावरफुलनेस से अंकें या हम पावरलेसनेस और भय की भावना से उबर सकते हैं, क्योंकि प्रतीत होता है कि इन अननोन इनर फोर्सेज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जो हमारे बिहेवियर पर इतना कंट्रोल लगा सकती है। समस्या के बारे में अवेयरनेस या इससे निपटने के लिए इफेक्टिव उपकरणों के बिना अधिकांश लोग इन फोर्सेज को अपने बिहेवियर में प्रकट होने से रोकने के लिए मेंटल ऑब्स्टेकल्स बनाने का प्रयास करते हैं। जाहिर है वे काम नहीं करते। इससे पूरी स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। यहीं पर मादक द्रव्यों का सेवन चलन में आता है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति जो शराबी है वह जानता है कि वह बहुत ज्यादा शराब पीता है। सबसे बेसिक लेवल पर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को इन इनर फोर्सेज से अलग करने के लिए जुनूनी रूप से शराब पीता है। उसका मानना है कि उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वह जितना अधिक अवरोध करता है उतनी अधिक ताकतें बनाता है और ब्लॉक करने के लिए उसे उतना ही अधिक पीना पड़ता है। वह जितना अधिक शराब पीता है उसके इनर एनवायरनमेंट के प्रतिबिंब के रूप में
उसके आउटर एनवायरनमेंट में सब कुछ उतना ही खराब होता जाता है। अंततः फिजिकल एनवायरनमेंट और उसका शरीर या दोनों इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं कि वह अब अपनी कंडीशन की रियल कंडीशन को ब्लॉक नहीं कर सकता है। फिर वह एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं शराबी हूँ और मुझे बदलने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि हाँ, मुझे अपने जीवन में उन मुद्दों को समझने की जरूरत है जिनके कारण मैंने सबसे पहले शराब पीना शुरू किया। इन सब का मुद्दा यह है कि हमारी दर्दनाक मेमोरीज को भूलना सीखना या उन बिलीफ्स के एग्जिस्टेंस को अनदेखा करना जो हमारे इरादों का सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भी तरह से हमें कुछ तरीकों से बिहेव करने के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता को कम नहीं करते हैं। यदि हम अनवांटेड बिहेवियर को बदलना चाहते हैं तो हमें उस बिहेवियर के इनर सोर्स को बदलना होगा। अपने इमोशनल घावों को ठीक करके, किसी बिलीफ की पोलैरिटी को बदलकर या इसे पूरी तरह से मुक्त करके अपने डर की बाउंड्रीज से खुद को मुक्त करना कुछ ऐसा है जिसे हमें मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट करना सीखना होगा। यदि लोगों को अपने बिलीफ्स, मेमोरी और रिलेशंस को मैनेज करने का कोई तरीका पता होता तो पहले डिस्क्राइब्ड फोर्सली अवेयरनेस के दर्दनाक साइकिल कभी भी शुरू नहीं होते। अब तक मार्क ने हमारे जीवन में निरंतर क्रियाशील रहने वाली 3 फोर्सेज की पहचान की है। सबसे पहले सभी आउटर इन्वायरमेंटल फोर्सेज हैं जो एक कारण के रूप में कार्य करने की क्षमता रखती है, जहां हम व्यक्तियों के रूप में एक प्रभाव का एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें से कुछ आउटर इन्वायरमेंटल फोर्सेज के बारे में हमें कुछ हद तक समझ होगी और कुछ की नहीं। हमारी समझ और इनसाइट की डिग्री के साथ साथ हम जो जानते हैं उस पर हम किस हद तक कार्य कर सकते हैं, यह सेटिस्फैक्शन की उस डिग्री के सीधे प्रोपोर्शनल है जिसे हम एक्सपीरियंस करेंगे जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सभी आउटर फोर्सेज के भीतर निहित, चाहे हम उन्हें समझें या नहीं, चेंजेस की सभी फोर्सेज हैं जो ऑटोमेटिक रूप से परमाणुओं और अणुओं से बनी हर चीज को बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो जानते हैं उसकी उपयोगिता के संदर्भ में किसी समय में ऑब्सोलीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिस कुर्सी पर आप इस बुक को पढ़ने के लिए बैठे हैं वह समय के साथ खराब हो रही है। कुछ बिंदुओं पर वह अब किसी भी वजन को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे इसकी स्थिरता में आपका बिलीफ ऑब्सोलीट हो जाएगा। दूसरी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन की गहरी इनर फोर्सेज है जो हमें पूर्व निर्धारित तरीकों से एनवायरनमेंट का पता लगाने, उसके बारे में जानने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए मजबूर करती है। एग्जाम्पल के लिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सीखने में या एनवायरनमेंट में सीखने के लिए अवेलेबल अन्य सभी चीजों के रिलेशन में हम स्वाभाविक रूप से रुचि रखते हैं, लेकिन हमारी कोई स्वाभाविक रुचि नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो हमेशा एक म्यूजिशियन, फायरमैन, एक्टर या डॉक्टर बनना चाहता था और इन बिजनेसेस को अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन के बारे में गहरी सेटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती है। हालांकि अगर एनवायरनमेंट हमें ऐसे सेक्टर्स में जाने के लिए मजबूर करता है जहां कोई स्वाभाविक रुचि नहीं है, तो हम एक खालीपन का एक्सपीरियंस करेंगे जिसे पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है। केवल ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब है। एक व्यक्ति के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए उत्सुक और अट्रैक्ट होता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के सबसे डीप लेवल से आता है। वे सेल्फ एक्सप्रेशन की बहुत पावरफुल फोर्सेज के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट में अपनी कल्पना की वस्तु बनाने या फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने हितों की वस्तु का पीछा करने के लिए मजबूर करते हैं, जो अक्सर आउटर एनवायरमेंटल फोर्सेज के साथ साथ इनर मेंटल फोर्सेज के साथ सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट में होते हैं। तीसरी मेंटल फोर्सेज हैं जो हमारी बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशंस द्वारा दर्शाई जाती है। हालांकि बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशंस मेंटल फोर्सेज हैं, फिर भी वे क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन की फोर्सेज के समान नहीं है। बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशंस विशेष रूप से फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमारे एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप मौजूद होते हैं। यह क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शंस की उन फोर्सेज के विपरीत है जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे अंदर है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे या तो आध्यात्मिक अर्थ में पूर्व निर्धारित है या आनुवंशिक रूप से एनकोडेड है। हमारी कुछ मान्यताएं, मेमोरीज और एसोसिएशंस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली
और कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पॉजिटिव रिसोर्सेज के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि इसके दूसरों पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारी कई मान्यताएं, मेमोरीज और रिलेशंस फेलियर, दर्द और डिसैटिस्फैक्शन के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वे हमें केवल वही समझने में बांध देते हैं जो हम पहले से जानते हैं, और साथ ही हमें क्यूरियोसिटी की हमारी स्वाभाविक भावना से दूर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे विशेष रूप से किसी भी आगे के मेंटल ग्रोथ को रोकने के लिए ताकत के रूप में कार्य करते हैं। अब चूंकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, इसलिए सेटिस्फैक्शन के हाई लेवल का एक्सपीरियंस करने के लिए, खुद को आश्वस्त करने के लिए इन फोर्सेज के नेचर में इनसाइट और समझ के डीप लेवल प्राप्त करना है। यानी हमें लगातार सीखने की स्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। एकमात्र चीज जो वास्तव में हमें इन आउटर फोर्सेज के नेचर के बारे में जानने से रोकती है, वह है बिलीफ्स, मेमोरीज और एसोसिएशन के रूप में मेंटल फोर्सेज हैं, जो बनती हैं और परिणाम स्वरूप क्यूरियोसिटी की हमारी न्यूट्रल सेंस को ब्लॉक करती है। कभी कभी काफी हद तक सीखने की प्रोसेस को भी पूरी तरह बंद कर देती है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है कि आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, सिवाय इसके कि इसमें वास्तव में लिखा होना चाहिए। एक बूढ़ा कुत्ता नई तरकीबें नहीं सीखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ नया सीखना असंभव है। मुद्दा क्षमता का नहीं है, यह अधिक विरोध और इनकार का मामला है। यह इनकार उन सभी चीजों के योग से आता है जिन पर हम पहले से ही बिलीव करते हैं। संक्षेप में यह कहते हुए, इसे भूल जाओ। मार्क पहले से ही वह सब कुछ जानते हैं जो उन्हें जानना चाहिए। बेशक एनवायरनमेंट के प्रति इस तरह के रुख के रिजल्ट्स विनाशकारी हो सकते हैं और अक्सर होते हैं, और इस तरह का रवैया रखने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने हमेशा कोई न कोई विनाशकारी घटना या उनकी एक सीरीज आती है जो यह स्वीकार करेगा कि उनकी दुर्दशा का कारण यह है कि वे अपने मेंटल एनवायरनमेंट में किसी भी बदलाव की अनुमति देने से इनकार करते हैं। निसंदेह यह सब कुछ जानने वाला रवैया किसी और में पहचानना बहुत आसान है। ट्रिक यह है कि इसे स्वयं को पहचाना जाए, क्योंकि यह हम सभी के बिलीफ्स, मेमोरीज और एसोसिएशंस द्वारा इंफॉर्मेशन मैनेज करने के तरीकों के एक प्राकृतिक कार्य के रूप में मौजूद है। सीखने की निरंतर स्थिति में बने रहने के लिए हमें एडेप्ट करना सीखना होगा। एडेप्ट के लिए हमें कुछ टिपिकल मेंटल तकनीकों को सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट में विभिन्न कंपोनेंट्स की पोलैरिटी यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को उन्नत करने, संशोधित करने या बदलने के लिए अपने विचारों को सचेत रूप से कैसे लागू करें, जो हमारी परसेप्शन पर लिमिटेड या अवरोधक फोर्सेस के रूप में कार्य करते हैं। और बिहेवियर हमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कोरस्पोंडेंस के हाई लेवल प्राप्त करने से रोकता है। सचेत रूप से एडेप्ट करने, हम खुद को यह सीखने के लिए अवेलेबल करा रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें और अपने गोल्स को और अधिक संतोषजनक तरीकों से कैसे प्राप्त करें। नोट: हमारा लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और प्राप्त करने के भीतर निहित है। हमारी क्यूरियोसिटीज और अट्रैक्शंस की वस्तु का पता लगाने की आवश्यकता है, जो हमारी बिलीव्स, एसोसिएशंस और मेमोरीज द्वारा ब्लॉक हो जाते हैं। एडेप्ट के लिए हमें सीखने और चेंज का विरोध न करने का सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए हमारी ओर से हमारे बिलीव्स, एसोसिएशंस और मेमोरीज द्वारा स्थापित बाउंड्रीज के बाहर सोचने की इच्छा और मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट करना सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी दर्दनाक मेमोरीज के नेगेटिव प्रभावों से खुद को मुक्त कर सकें। जब हम सीखते हैं कि एक दर्दनाक मेमोरी की पोलैरिटी को कैसे बदला जाए, तो यह अब दर्दनाक नहीं है। जब मेमोरी डीएक्टिवेट हो जाती है या नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो उसमें भय उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती। डर हमेशा हमारे द्वारा एनवायरनमेंट से अवेलेबल विकल्पों की संख्या को लिमिटेड कर देता है, जिस तरह से यह हमें अपने डर की वस्तु पर हमारा फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। इसका शुद्ध प्रभाव यह होता है कि हम अपने लिए वही बना लेते हैं जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी मेमोरी की पोलैरिटी को बदलते हैं, तो यह वास्तव में मेमोरी के स्ट्रक्चर को नहीं बदलता है। दूसरे शब्दों में, हम एक्सपीरियंस को नहीं भूलते हैं। इसलिए हम फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं,
उसके प्रदर्शन के हिस्से के रूप में हम अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी मेमोरी की एनर्जी की क्वालिटी को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो हम भय उत्पन्न करने की मेमोरी की क्षमता को नकार देते हैं, जिससे हमें उसी क्षण एनवायरनमेंट से अवेलेबल एक्सपीरियंस के लिए अन्य सभी ऑप्शंस को समझने की अनुमति मिलती है। इसकी अधिक संभावना है कि चेंज की यह इच्छा डिप्रेशंस के अलावा कहीं और से आएगी। विचार यह सीखना है कि कॉन्फिडेंस के डिप्रेशन के लेवल तक बिगड़ने से पहले हमें जो जानने की जरूरत है उसे कैसे पहचानें। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मेंटल सिस्टम में 3 बहुत ही फंडामेंटल परसेप्शन को शामिल करें, जो हमें एनवायरनमेंट के साथ हेल्दी रिलेशन बनाए रखने में मदद करेगी और उस इच्छा के पीछे की एनर्जी उत्पन्न करेगी, जिसे हमें ऐसी प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता होगी जिसके बाद बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस होगा, जो हमारी इच्छा के पीछे प्रेरक फोर्स के रूप में कार्य करें। पहली परसेप्शन यह है कि हमने वह सब कुछ नहीं सीखा है जो जानना है, और परिणाम स्वरूप अननोन फोर्सेज हम पर तब तक कार्य करती रहेंगी जब तक कि हमारे बाहर की हर चीज के बारे में हमारी समझ उस पॉइंट तक डेवलप नहीं हो जाती जहां हमें एनवायरनमेंट में चल रही हर चीज के बारे में एक साथ अवेयरनेस हो। यहाँ निहितार्थ यह है कि हमें अपने जन्म के क्षण से लेकर मरने के क्षण तक निरंतर सीखने की स्थिति में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी तक किसी भी क्षण में अवेलेबल सभी इंफॉर्मेशन की एक साथ परसेप्शन के पॉइंट तक डेवलप नहीं हुई है। तब तक हमें उन इंफॉर्मेशन को चुनने और चुनने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे हमने विश्वास करना सीखा है, उसके आधार पर एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी परसेप्शन यह है कि हमने जो बिलीव करना सीखा है वह या तो फोर्सफुली अनिच्छा से हम पर थोपा गया है, या आउटर एनवायरनमेंट की एक्सप्रेशन के रूप में, या पसंद से इनर फोर्सेज की एक्सप्रेशन के रूप में, जो हमारी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन की तरह हमारे भीतर काम करती है। हो सकता है कि हम उस पर विश्वास करें, हो सकता है कि हम उस पर विश्वास न करें, जो कुछ संतोषजनक तरीके से खुद को पूरा करने के रिलेशन में बहुत उपयोगी हो सकता है। तीसरी परसेप्शन यह है कि हमने जो सीखा है वह उपयोगी है और हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है, बदलती इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण अभी भी चेंज के अधीन है। दूसरे शब्दों में, हमें अपने जीवन में अधिक सेटिस्फैक्शन और खुशी का एक्सपीरियंस करने के लिए जो जानने की आवश्यकता हो सकती है उसे अक्सर आंशिक रूप से बदलना होगा, या जो हमने पहले ही सीखा है उसे पूरी तरह से अमान्य करना होगा। जो कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं उसे बदलने से इनकार करना वस्तुतः यह कहने के समान है कि हम पहले से ही वह सब कुछ जानते हैं जो जानना है और हमें आगे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। बेशक हम आसानी से जान सकते हैं कि क्या हमें अडेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सेटिस्फैक्शन की सतत स्थिति में रहेंगे। एनवायरनमेंट के साथ हमारी इंटरेक्ट से सेटिस्फैक्शन की भावना से कम कुछ भी इस बात का इंडिकेशन है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। परफेक्शन ऑफ द मोमेंट। यदि आप उपरोक्त परसेप्शन के अनुसार काम करते हैं तो आप यह पहचानना शुरू कर देंगे कि कैसे हर पल आपके डेवलपमेंट की स्थिति का एक परफेक्ट इंडिकेशन बन जाता है और आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए, आइए एक हाइपोथेटिकल ट्रेडर को देखें जिसका लक्ष्य अपने ट्रेड से पैसा कमाना है। वह जिसे मानता है उसे ऐसा करने का एक अवसर मानता है और ट्रेड करता है, हालांकि वह गलत होने के डर से काम कर रहा है। नतीजन उसका डर इंफॉर्मेशन के प्रति उसकी परसेप्शन पर काम करेगा और उसकी अवेयरनेस को ऐसे किसी भी सबूत से रोक देगा जो यह दर्शाता हो कि वह गलत है। याद रखें कि डर हमें खतरनाक कंडीशन से आगाह करने का एक नेचुरल सिस्टम है ताकि हम उनसे बच सकें। अब गलत होने पर थ्रेड देने वाली बात क्या है? इस मामले में अधिकांश मामलों की तरह यह सब उसके पिछले एक्सपीरियंसेस से उसके अंदर एक्यूमुलेटेड दर्द और अपमान है। यदि मार्केट या उस मामले में कोई और उसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करता है जो उसकी इच्छा के विपरीत है, तो उसका डर उसे कंसेप्चुअली खराब करने का कारण बनेगा, या वह ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति पर गुस्से से चिल्लाएगा, मुझे वह मत बताओ, ताकि वह अपने पास्ट के पहले से ही अपने अंदर मौजूद दर्द को महसूस करने से बच सके। वास्तव में उसका डर उसके लिए वही एक्सपीरियंस पैदा करेगा जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह ऐसी इन्फॉर्मेशन से बच रहा है जो यह बताएगी
कि वह जो चाहता है या अपेक्षा करता है उसके रिलेशन में मार्केट क्या पेशकश कर रहा है। यदि मार्केट उसके खिलाफ चलता है तो संभवतः वह सबूतों का सामना नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने का दर्द उसका सामना न करने के दर्द से कम न हो, जिसका अर्थ है कि उसका नुकसान उस पॉइंट तक बढ़ जाता है जहां यह स्वीकार करना आसान हो जाता है कि वह गलत है। और अधिक नुकसान सहना हमारे प्रयासों के रिजल्ट एनवायरनमेंट में किसी भी क्षण में हम जो हैं उसके कुल योग के रूप में प्रतिबिंबित होंगे। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमारे ट्रेडर के लिए हमने देखा था, लक्ष्य एक इरादा है जिसे हम एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट करते हैं। इसे फ्यूचर के किसी क्षण में पूरा करने की आवश्यकता है। आवश्यकता किसी कमी की पहचान से उत्पन्न होती है। आवश्यकता को पहचानने से हमारा ध्यान ऑटोमेटिक रूप से उस आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों के लिए एनवायरनमेंट को स्कैन करने पर केंद्रित हो जाता है। एनवायरनमेंट के रिलेशन में जो इन्फॉर्मेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं वह उन डिस्टिंक्शंस की संख्या पर निर्भर करेगी जिन्हें हम किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को छोड़कर कर सकते हैं जो किसी भी डर से ब्लॉक हो जाती है जिसके कारण हम काम करते हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम खुद को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यह नंबर 1 हमारी परसेप्शन। नंबर 2 उन परसेप्शंस के परिणाम स्वरूप हम जो कदम चुनते हैं, और नंबर 3 हमने जो स्किल डेवलप किए हैं उनमें किसी भी परस्पर विरोधी बिलीव्स, मेमोरीज और एसोसिएशन प्रत्येक क्षण जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस बात का एक परफेक्ट इंडिकेशन बनाते हैं कि हम क्या जानते हैं और हम जो जानते हैं उस पर हम कितनी अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण की पूर्णता को स्वीकार करने या स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो हम खुद को उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच से वंचित कर देते हैं जिसकी हमें खुद को एक्सपेंड करने के लिए आवश्यकता होती है। कोई भी स्किल जिसे हमें खुद को अधिक इफेक्टिवली ढंग से व्यक्त करने के लिए सीखने की आवश्यकता है वह एक सच्चा स्टार्टिंग पॉइंट है। उस सच्चे स्टार्टिंग पॉइंट को खोजने के लिए प्रत्येक रिजल्ट को हम जो है उसके कुल योग के प्रतिबिंब के रूप में हमारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है ताकि हम पहले यह पहचान सकें कि उसे किस स्किल को सीखने की आवश्यकता है और हम इसे सीखने के कार्य को कैसे कर सकते हैं। इस सच्चे स्टार्टिंग पॉइंट के बिना हम इल्यूजन के आधार पर काम करेंगे। इल्यूजन इस परसेप्शन से उत्पन्न होता है कि हम जितना जानते हैं उससे अधिक जानते हैं और जितना कर सकते हैं उससे अधिक कर रहे हैं। हम गलती से यह मान लेते हैं कि एनवायरनमेंट उसके बारे में या हमारे बारे में हमारी परसेप्शन से मेल खाता है और फिर हम इसके विपरीत किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली रोक देते हैं। प्रत्येक क्षण को इस बात का सटीक इंडिकेशन मानने के बीच इल्यूजन है कि हम कौन हैं ताकि हम पहचान सकें कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या सीखने की जरूरत है, और यह मानना कि हम जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम में से कोई भी ज्ञान और क्षमताओं की सही स्थितियों में होता तो हमें कभी भी किसी भी चीज के बारे में शिकायत करने या बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं होती कि चीजें हमारी योजना के अनुसार क्यों नहीं हो रही है। प्रत्येक होना चाहिए, हो सकता है, होगा, या यदि केवल इल्यूजन की डिग्री का इंडिकेशन है जिसमें हम खुद को शामिल कर रहे हैं। यदि हम कर सकते थे तो हमने किया होता, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक क्षण में हम सभी कंपोनेंट्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, जो कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसे अफेक्ट करते हैं। इस पूर्णता को स्वीकार करने से हमें हमेशा यह इंडिकेट करने के लिए अपना रियल स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि हमें क्या सीखने की जरूरत है, ताकि हम कंडीशंस को अलग तरह से समझ सकें या अलग तरह से रिएक्शन करने के लिए हमें किन रिसोर्सेज को डेवलप करने की आवश्यकता है। यदि हमारा हाइपोथेटिकल ट्रेडर एक इफेक्टिव और लगातार सक्सेस ट्रेडर के रूप में डेवलप होना चाहता है तो उसे कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी। उसे यह समझने की आवश्यकता होगी कि मार्केट हमेशा सही होता है, और यदि वह अपने बिहेवियर पर एक पावरफुल मेंटल स्ट्रक्चर नहीं थोपता है तो वह उस टाइटनेस से लाभ उठा सकता है। उसे गलत होने के डर से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि वह ऑब्जेक्टिव नजरिए से मार्केट के बिहेवियर का निरीक्षण कर सके। अन्यथा गलत होने का उसका डर उसे गलत बनाने पर प्रभाव डालेगा। उसे अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करने और उन रूल्स का पालन करने का तरीका सीखने के लिए कुछ निश्चित ट्रेडिंग रूल्स बनाने की आवश्यकता होगी। यदि वह ट्रेडिंग रूल्स के एक निश्चित सेट से बाहर
काम कर रहा होता तो वह कभी भी इतना घाटा नहीं होने देता कि उसका दर्द उसे ट्रेड से बाहर कर दे। हालांकि अगर वह अपने नुकसान के लिए मार्केट को दोष देकर या खुद को यह समझाने की कोशिश करके अपने डेवलपमेंट की प्रेजेंट कंडीशन को स्वीकार करने से इनकार करता है कि जो कुछ भी उसने किया उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था, तो वह खुद को इल्यूजन में डाल रहा होगा। वह इस बात से इनकार कर रहा होगा कि वह कौन है और वास्तव में वह जो बनना चाहता है वह बनने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन से खुद को दूर कर रहा होगा। हमें अपने बारे में सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि हम अपने बाहर की सच्चाई का सामना कर सकें। हम जितना कम इल्यूजन में फंसेंगे उतना ही आउटर एनवायरनमेंट के बारे में हमारी परसेप्शन रियल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि हम इतनी अधिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं करेंगे। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से मार्क का तात्पर्य उस इन्फॉर्मेशन से है जिसे हम समझने में सक्षम है। इसे हम जितना कम रोकेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। जितना अधिक हम सीखते हैं यह अनुमान लगाना उतना ही आसान हो जाता है कि किसी भी कंडीशन में आउटर एनवायरनमेंट कैसे रिएक्शन करेगा या रिएक्शन देगा। अन्यथा हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में महसूस नहीं करने देंगे जिसे हम अपने बारे में जानने से इनकार करते हैं। हम में से कोई भी यह स्वीकार करना पसंद नहीं करता कि हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते हैं। फिर भी उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें बिल्कुल यही करने की जरूरत है। अन्यथा हम इल्यूजन के इस आधार पर अपना जीवन बनाते रहते हैं जिसे बनाए रखने के लिए इतनी अधिक एनर्जी, शराब या नशीली दवाओं की आवश्यकता होती है कि अंततः इसे ढहना पड़ता है, जिससे ये बहुत दर्दनाक मजबूर अवेयरनेस पैदा होती है। परिवेश में सच्चाई या अपने बारे में सच्चाई का सामना करना इन इल्यूजन से उत्पन्न होने वाली मजबूर अवेयरनेस से अधिक दर्दनाक नहीं है, यह और भी तात्कालिक है। हालांकि जब हम अपने अंदर जो है उसका सामना करते हैं तो यह डिसैटिस्फैक्शन के साइकिल को तोड़ने की प्रोसेस में एक सक्सेस के एक विस्तृत साइकिल में बदलने की प्रोसेस में पहला कदम है। लक्ष्य प्राप्ति का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम मौजूदा कंडीशंस का सामना करें, पहचानें कि हमें सबसे इफेक्टिवली ढंग से काम करने के लिए क्या सीखने की जरूरत है और फिर इसे सीखने का काम शुरू करें और इस दौरान अपने आप का एडजस्टमेंट करते रहें। सभी ट्रेडर स्वयं को वही देते हैं जिसके वे हकदार हैं। ट्रेडर ट्रेड करते हैं और जब चाहे तब उन्हें हटा देते हैं। वह निर्णय लेने की प्रोसेस सभी मेंटल कंपोनेंट्स के एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने के योग का रिजल्ट है। यदि हम इन सभी कंपोनेंट्स को लिस्टेड करें, उनमें मौजूद एनर्जी को मापें और फिर उन कंपोनेंट्स को बैलेंस करें जो सेल्फ एवल्यूशन की पॉजिटिव सेंस में योगदान करते हैं, उन कंपोनेंट्स के विरुद्ध जो सेल्फ एवल्यूशन की नेगेटिव सेंस में योगदान करते हैं, तो जो बचेगा वह एक है नेट अमाउंट जिसे हम स्वयं महत्व देते हैं। यह नेट अमाउंट सीधे तौर पर इस बात से मेल खाएगी कि हम किसी दिए गए ट्रेड में किसी भी दिन, महीने या वर्ष में अवेलेबल धन में से कितना पैसा देते हैं, या इसी तरह हम अपना कितना पैसा देते हैं। मार्क जानते हैं कि इसे स्वीकार करना बहुत कठिन कंसेप्ट हो सकता है। हालांकि इनसाइट और स्किल के संदर्भ में जो हमने अभी तक नहीं सीखा है उसे ध्यान में रखने के अलावा यह कोई अन्य तरीका कैसे हो सकता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हम अपने सभी नियम स्वयं बनाते हैं। कोई भी हमें मार्केट के अंदर या बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं करता जब तक कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा मार्जिन की कमी के कारण कंडीशन समाप्त न कर दी जाए। किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट लेने या लॉस में कटौती करने के लिए कई पॉसिबिलिटीज होती है। प्रत्येक पॉसिबिलिटी के रिलेशन में, प्रत्येक एग्जाम्पल में हम जो करने का निर्णय लेते हैं वह हमारी परसेप्शन और उन परसेप्शंस को अफेक्ट करने वाले सभी इनर कंपोनेंट्स का रिजल्ट होगा। हम वास्तव में जो कर रहे हैं वह हमारे निर्णय और हमारे निर्णयों को एग्जीक्यूट करने की हमारी क्षमता का रिजल्ट होगा, जो फिर से कई मेंटल फैक्टर्स द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो सभी हमारे सेल्फ एवल्यूशन की सेंस में योगदान करते हैं। ट्रेडिंग पैसा कमाने की एक प्रोसेस है। एक बार जब हम सीख गए कि ट्रेड कैसे करना है, जिसमें अवसर को समझना और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना शामिल होता है, तो हम जो सीखते हैं उसके लिए और कौन या क्या जिम्मेदार हो सकता है। वास्तव में यदि ट्रेडर को अपनी इक्विटी का चार्ट बनाना है तो यह उनके इनर कन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और वे दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने या साल दर साल आधार पर खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल,
कंसोलिडेशन जोन्स, रैलीज और रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट के टिपिकल बार, पॉइंट या फिगर चार्ट की तरह ही दिखेंगे। ये सभी पैटर्न्स ट्रेडर की स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं। जैसे मार्केट स्वयं अपने सभी प्रतिभागियों की कलेक्टिवली स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती है। यदि कोई सीख ले कि क्या देखना है, तो इस तरह के चार्ट का भी मार्केट जैसा ही प्रेडिक्टिव वैल्यू हो सकता है। कुछ अधिक सोफिस्टिकेटेड ब्रोकरेज फर्म जो बड़े फंड का मैनेजमेंट करती है, सीटीए पर इस प्रकार के चार्ट रखती है, जिनका उपयोग वे मैनेजमेंट के तहत अपने पैसे का ट्रेड करने के लिए करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट बनाने के आधार पर मैनेजमेंट के लिए प्रत्येक सीटीए के लिए अवेलेबल इक्विटी की मात्रा को बदल देंगे। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप कुछ हिस्ट्री बना लेते हैं, तो यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर साइकोलॉजिकल फोर्सेज के निर्माण के कारण बड़ी सक्सेस हासिल करने वाला होता है, ठीक उसी तरह जैसे मार्केट की कलेक्टिवली फोर्सेज किसी बड़ी चाल से पहले निर्माण करती है। इंडिविजुअल ट्रेडर के रूप में यदि हम खुद को मार्केट से अधिक पैसा देना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा कि हम खुद को अधिक से अधिक कैसे महत्व दें, ताकि हमें विश्वास हो कि हम जो चाहते हैं हम उसके लायक हैं, या जो हमें मिलता है हम उसके लायक हैं। ट्रेडिंग के परिणाम स्वरूप तेजी से अनप्रेडिक्टिव प्रॉफिट जमा हो सकता है। उन प्रॉफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें इनर सपोर्ट रखना होगा। अधिकांश समय वह सपोर्ट मौजूद नहीं होता है, और वह उन सभी अमीरों से लेकर अमीरों तक की कहानियों का वर्णन करता है जिन्हें ट्रेडिंग दुनिया में बताया जा सकता है। निसंदेह स्वयं को अधिक महत्व देने की प्रोसेस में पहला कदम अपने रियल स्टार्टिंग पॉइंट को स्वीकार करना है। यानी हमें मार्केट के बारे में, अपने बारे में या दोनों के बारे में जो कुछ भी सीखने की जरूरत है, उसका रिफ्लेक्शन होने के नाते हम जो हासिल करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अंततः हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे सेल्फ एवल्यूशन की सेंस में योगदान देता है या उसमें कमी लाता है। इसलिए इसमें दिन प्रतिदिन या पल पल उतार चढ़ाव हो सकता है। हमारे एवल्यूशन की सेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो मार्क जानते हैं वह है खुद को डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए कमिटेड करना। तो अभी हमने इस चैप्टर में जाना कि हमारे गोल्स के कौन से डायनामिक्स होते हैं जो हमें जानने आवश्यक हैं। अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 13 में हम अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं hindioaudiobook.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।